हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्वेल्थ का चैप्टर शुरू करेंगे, मैट्रिसेस, है ना। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। मैट्रिसेस क्या मतलब है इसका? व्हाट इज मैट्रिसेस? कुछ नहीं, एक डब्बा बना दो ऐसा, या फिर ऐसा, इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख लो, वही मैट्रिसेस। अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं, जैसे इसका, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई जो डेटा है वो आपको वर्ड में या बड़ा ना लिख करके आप लोग उसको सिंपल फॉर्म में इस टाइप के बॉक्सेस के अंदर लिख लो, ठीक है ना। उन्हीं डाटा को, इस टाइप का अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैट्रिक्स इज ए rectangular rectangular array of m into n नंबर्स, है ना। m इंटू एन नंबर्स का ये है। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे m क्रॉस n नंबर्स लिख लिया, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m rows and n कॉलम्स। ठीक है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए कि ये A11 है, ये 12 है, और ऐसे करके ये A1n। फिर मैं यहाँ आ गया, ये पहला, आ, ये 21 हो गया, 22, ये 2 है, ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे मैं आ गया, ये M1, और ये लास्ट में आ जाएगा M। तो मतलब ये M क्रॉस N है। ये M जो होता है ना, पहले वाला नंबर, ये हमेशा रो को शो करता है, नंबर ऑफ रोज, है ना। तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ होगा कोई भी मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स मान लो मैंने ए ले लिया, और ये एक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 5 3 1 4 6। अब इसमें बच्चों क्या है, ये मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज कौन से होते हैं, एम रोज, जो पहले लिखते हैं हम लोग, वो रोज होते हैं, ठीक है। तो एक रो ये वाला हुआ, और एक रो ये वाला हुआ, तो नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये जो वर्टिकल होते हैं, 1 2 और ये 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स। तो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। मतलब सिंपली मैट्रिसेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसके अंदर हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज करते हैं, ठीक है। ये ऐसे अरेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और इसमें कैलकुलेशन हम डायरेक्टली यहाँ से कर लेते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर वगैरह में इस टाइप की कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसमें इसको जो पढ़ते हैं, जैसे ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, और मैंने इसको लिख दिया AI और J, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया मैंने AI और J, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मैंने बोल दिया M क्रॉस N।
तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये m क्रॉस n ऑर्डर क्या है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A, मैंने बोला Aij और 3x4। यहाँ पे हमेशा जो i का वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल टू m, ठीक है, और n का वैल्यू जो होगा वो भी 1 या 1 से बड़ा, 1 से लेके n तक रहेगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग i और m का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, i और m का वैल्यू इस टाइप से एज्यूम करते हैं। अब जैसे ये 3x4 की मुझे मैट्रिक्स लिखनी है, तो इस 3x4 की मैट्रिक्स लिखने का मतलब ये हुआ, मैंने लिख लिया पहले कि इसमें i का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक और j का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। मैंने लिखा A11 फिर A। ये 11 का मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट्स की पोजीशन बताता है। जो Aij है ये पोजीशन बताता है। पोजीशन कैसे बताएगा कि i शो करेगा आपका नंबर ऑफ रोज और j बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर मैंने बोला 1 2 तो रो तो इसका फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। फिर मैंने लिखा 1 3, फिर मैंने लिखा 1 4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है तो A4 तक चलेगा। फिर A21 22 23 24। फिर मैंने और आगे और लिखा, तो लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो इसमें आगे कहां तक आएगा, ये A31 32 33 34 ऐसे ही, ठीक है, यहां तक ही आएगा। क्यों बच्चों, इसमें देखो हमें क्या पूछा गया था कि 3x4 की है, तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए, और हमने इस मैट्रिक्स को ये ऐसे लिख दिया। तो अगर ये मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये इस फॉर्म में, इसका मतलब ये Aij है, ये एक मैट्रिसेस की पोजीशन बताता है। i आपका नंबर ऑफ रो बताएगा, j आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये हमेशा ऐसा नहीं है पहले वाला ही नंबर ऑफ रोज बताएगा, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम बताएगा, ये फिक्स है। अगर मैंने यहाँ पे m इंटू एन लिख लिया, इसके अलावा मैंने ऐसे ले लिया 2 इंटू 3, तो 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स कोई इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो अगर मैं इसको फॉर्मली आपको बताना चाहूँ तो मैट्रिक्स क्या है कि एक टाइप का इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऐसे लिखना। अब हम चलो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्या। अब मैंने बोला क्वेश्चन ये है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसमें मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20, हाउ many पॉसिबल ऑर्डर्स। उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ बच्चों कि जैसे भाई 20 है, चलो इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप पहले इसके प्राइम फैक्टर लिख लो, 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20,
अब आपने पीएनसी पढ़ा होगा कि इसको आपको दो बॉक्स में अरेंज करना। ये मान लो m है, ये n, तो m इंटू n में बनाना है। तो देखो, एक तो हो गया 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 मतलब 5। तो ये इसमें अरेंज करने का टोटल 3 तरीके और उधर अरेंज करने का वो एक तरीका, ठीक है। तो इसका मतलब 3 इंटू 2। इस मैट्रिक्स के आप पॉसिबल 6 ऑर्डर लिख सकते हैं। कितने ऑर्डर होंगे? 6 ऑर्डर। कैसे कैसे? कि मान लो इसमें 2 इंटू 5 का हो गया, ठीक है, फिर 2 इंटू 1 का हो गया, फिर 4 इंटू 5 का, 4 इंटू 1 का, 1 इंटू 5 का, 1 इंटू 1 का, ठीक है। इस टाइप के इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। वैसे अगर बेसिक पीएनसी आता है तो ये कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें ये पूछ ले, ये तो हो गया हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर। अब आपको पूछ ले हाउ मेनी पॉसिबल डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स, मतलब अलग अलग कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। तो बोला ऑर्डर और मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक आपके पास मैट्रिक्स बनी, जो ऑर्डर मैं बोल दूं कि 2 इंटू 5 की ऑर्डर की, ठीक है, 2 इंटू 5 के ऑर्डर की है। अब इसके अंदर एलिमेंट जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, फिर यहाँ 1 है, 5 है। तो ये आपस में ऐसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर उसके अंदर 20 एलिमेंट्स है तो 20 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं, ये भी आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो वो है 20 फैक्टोरियल। कि जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को अलग अलग बैठाने के कितने तरीके हैं या अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो हम लोग बोलते थे ना 10 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे 20 एलिमेंट्स है, तो एक मैट्रिक्स में उन 20 का प्लेस चेंज करने का कितना तरीका है? 20 फैक्टोरियल। और टोटल ऐसे कितने ऑर्डर मैट्रिक्स बन जाएगी? 6, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल इंटू 6, ये डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स आ जाएगी इतनी। अगर पीएनसी नहीं आता तो एक बार के लिए छोड़ देना, ठीक है, कोई बात। तो ये तो हो गया, मैंने लगभग मैट्रिक्स का आपको बेसिक आइडिया दिया है क्या होती है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताऊंगा। एक मैट्रिक्स है, चलो कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स। हमें एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और आपको क्या दिया हुआ है? गिवन बाय ए आई जे 1/3, ये थी, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये है, चलो इतना ही दिया हुआ। एक हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स करनी है? 3x3 की। तो 3x3 की मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ ए आई जे। अब जैसे 3x3 की अगर बच्चों इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों को पता है, अगर ए मैट्रिक्स है 3x3 की, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, A31 A32 A33, ठीक है। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब A11 का मतलब क्या है? I भी 1 और J भी 1। तो यहाँ हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो A11 हमारा कितना आएगा? 1/3, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। तो ये आ जाएगा 1/3। कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही A12 हमारा कितना आएगा? A12। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें I और J को एक वैल्यू रख लेंगे, ठीक है ना। I और J को एक वैल्यू रख लेंगे। अब
यहाँ पे 1/3, आई कितना है 2, और जे भी इसमें कितना है 2, तो ये तो आ गया 0। फिर मैंने बोला 1/3 कैलकुलेट करते हैं, तो 1/3 कितना आएगा भाई, 1/3, 2 माइनस 3 -1, तो -1/3। फिर अब मैं डायरेक्ट मैट्रिक्सेस में ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, आप लोग बाकी कैलकुलेशन कर लेना। तो ये जो मैट्रिसेस आएगी, A11 की जगह 1/3, A12 0 आ जाएगा, A13 -1/3 आ जाएगा, फिर 2 1, तो 2 2 जा 4, 4 -1 3/3 1, फिर 2 2 जा 4 -2 2/3, फिर 2 2 जा 4, 4 -3 1/3, फिर नेक्स्ट वाला 3 1, 3 2 जा 6, 6 -1 5/3, फिर 3 2, 3 2 जा 6, 6 -2 4/3, फिर दोनों 3 3, तो लेट मी सी, 3 2 जा 6 -1, 3 2 जा 6 -2, ठीक है, 3 3 जा 3 2 जा 6 -3, तो ये 1 आ जाना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, शायद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, तो आई होप आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है। मैट्रिसेस में बस थोड़ा सा ट्रांसपोज वाले में प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है, बाकी इनवर्स निकालने में जो है ना, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया। चलो नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में आ जाते हैं ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अलग अलग टाइप है। पहले अगर मैं बताऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इस पे बेसिस अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं कौन कौन सी मैट्रिसेस है, तो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। बेटा नाम से ही पता है, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1, तो जैसे जिसका मतलब M1 होना चाहिए, n कोई भी नेचुरल नंबर हो। सिंपल सी बात है कि ओनली वन रो, ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से लूं, तो मैंने ये एक मैट्रिक्स ली 2 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। एक और लिया मैंने 1 3 9 7, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। मतलब इसमें रो 1 होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स कितने भी, ठीक है। इस रो मैट्रिक्स को कुछ लोग इसमें कहीं जगह आपको रो वेक्टर भी पढ़ते हैं ना, आप ध्यान रखना, रो वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है बच्चों, अगर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो जिसके अंदर n1 मतलब कॉलम 1 हो, और m आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो ये आ गया 2 3 1 7 9, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसे हम लोग कॉलम वेक्टर भी पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं,
कॉलम वेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि आपका एक स्क्वायर बनना चाहिए ऐसे। तो स्क्वायर कब बनेगा? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। इट मींस m इज इक्वल टू n। सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल से समझाऊं, 2 5 सॉरी, एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स में ऐसे कभी हम कॉमा नहीं लगाते हैं ना, ये गलती मत करना आप लोग, ऐसे लगाना गलत होता है। जैसे मैंने लिखा 2 3 6 4 0 1 5 2 9, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता, बाकी का नहीं निकलता। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता। अब वो कैसे करता मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट जनरली उसको हम ऐसे नहीं बोलते जैसे 3 ऑर्डर का हो गया, 4 ऑर्डर का हो गया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी वो कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पे हमने मैट्रिसेस को कैसे डिटरमाइन किया था। तो इसमें सबसे पहले आता है आप लोगों का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? अब मैट्रिक्स का डायगोनल कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किस में इक्वल है? अगर आप देखोगे तो ये वाला। ठीक है, और यही होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल प्रिंसिपल नहीं होता क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इन दोनों में एलिमेंट्स इक्वल नहीं। तो ये 1 1 2 2 3 3, इसको हम लोग मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल है तो प्रिंसिपल डायगोनल हम इसे बोलते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे मैंने एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली, फिर बोला इसमें डायगोनल नहीं, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगी वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो क्या होनी चाहिए? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरा इसमें क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, इससे नीचे वाले अपर ट्राइंगुलर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक 0 0 0। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट 0 होंगे, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 4 5। ठीक है, ये ऊपर वाले तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और ये नीचे वाले जीरो होंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होगा। ठीक है, और डायगोनल भी किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखना। आगे आते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जस्ट इसके अपोजिट। सबसे पहले कंडीशन जो चीज मैंने आपको बताई है वो तो पता ही होना चाहिए, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली चीज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें जैसे सीधा एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो ये एलिमेंट है 1 1 और 1 2 है वो 0 होगा और ये भी 0 होगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ये डायगोनल है और यहाँ पे फिर 0 होगा। ये कुछ भी नंबर हो सकता है, ये कुछ भी नंबर हो सकता, ये डायगोनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये वाले नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो हो नॉन जीरो, ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट ये वाले है ना, ये तीनों जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होता है, अपर वाले सारे जीरो होते हैं, और अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है बच्चों, जो लोअर वाले हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में। ये मैंने आपको बता ही दिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ये भी पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसमें डायगोनल्स आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती, सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और एज वेल एज, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आप लोगों को बताया ही है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं ये डायगोनल है D1, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, D2 जीरो, 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 D3, ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल ऑल आर जीरो, ठीक है, ऑल आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये भी होता है, ए आई जे जीरो होता है इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये अगर सिंपल हम समझे तो आई इक्वल टू जे कहाँ होता है, डायगोनल पे, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसको मैं सिंपल डेफिनेशन में मैथमेटिकली ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल लूं, मैंने एक एग्जांपल लिया 2 0 0 3, ये कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट डायगोनल दोनों जीरो, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप बच्चों ये चीज भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा इस बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। आपने ये भी पढ़ी होगी यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक, अच्छा, अब ये जितने भी है ना, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 1 1 आ जाए। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ए आई जे इस, सॉरी, लेट मी सी, अगर मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम जनरली आई से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, 1 0 0 0 1 0 0 0। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है वो 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, ठीक है।
1 1 सारे एलिमेंट्स, और उसके अलावा सब जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना? प्रिंसिपल डायगोनल 1, डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर डायगोनल को 1 कर दिया जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। सिंपल सा है। मतलब हमने क्या किया है, डायगोनल मैट्रिक्स में ही उसके डायगोनल्स को, वहां पे तो कोई भी नॉन जीरो हो सकते थे, यहाँ पे 1 1 कर दिया तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नल मैट्रिक्स। पढ़ा होगा आपने। नल मैट्रिक्स या फिर इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को, ये बोल्ड, ये जीरो, इससे बोल्ड वाला जीरो बना देना, ठीक है ना? इससे हम इसको डिनोट करते हैं कि ये एक, बस जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझाऊं, ये 2 × 2 की हो गई, 3 ऑर्डर की हो गई। ठीक है? ये सारी क्या है? ऑल आर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, मैंने बोल दिया। इसके बाद हम आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है? जिस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन यही होनी चाहिए, m इक्वल टू n। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स जीरो। अब नॉन सिंगुलर बोलूं मैं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता। ठीक है? डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो, बस। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। ठीक है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक किसी बच्चे को आई थिंक ये तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वैसे एक टाइप का याद रखने वाला है। ठीक है? सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है, और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है? और इसमें कौन सी रह जाती है? हाँ, एक स्केलर मैट्रिक्स रह जाती है। चलो वो भी बता देता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, whose diagonals are equal। मतलब डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो होंगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये मान लो कुछ भी दे दिया के, फिर वही मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई भी कांस्टेंट दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल सी लिख दिया।
ये जीरो, ये जीरो, जीरो सी जीरो, जीरो जीरो सी। तो ये एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स कैसे हुई कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके तीनों एलिमेंट सेम होंगे, मतलब तीनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ऐसी मैट्रिसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गया होगा कि इस टाइप की मैट्रिसेस है और आपको याद रखना है जनरली। और ये बाद में जितनी भी मैंने बताई है ये मोस्टली, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो जहां भी डायगोनल्स आता है तो डायगोनल्स आने का मतलब हुआ कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आज और लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती? जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल से ले लेता हूं, एक मैट्रिसेस है 2 3x y 1 5। मैंने लिया 2 a 7 ये दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है। फाइंड x y a b एंड c। तो ये इजी है। इसमें क्या करना ना आप लोगों को कि जिस ऑर्डर पे है कि इस पोजीशन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तो a का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे x है, यहाँ 7 है, तो x का वैल्यू 7 आ गया। यहाँ पे देखो y है, यहाँ 9 है, तो y का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ b, तो b1, c5। कितना इजी है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब ऑर्डर अलग अलग है, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है 2x3, इसका भी कितना है 2x3, तब हमने कर लिया। अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे मान लो मुझे दो ऐसी मैट्रिसेस दी है कि एक मैट्रिसेस ये दे दी 1 2 4 2 1 6 और मुझे इसको इक्वल करना हुआ, मैं बोल दूं कि x y 2 3 4 z a b c, मतलब इसका कोई भी ऑर्डर 3x3 है और इसका ऑर्डर 2x3 है, तो हम लोग इनको कंपेयर नहीं कर पाए। मैट्रिसेस को इक्वल करने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब यही हुआ। और इसमें हम लोग यही देखते हैं कि इसका पोजीशन पे, कि यहाँ जो पोजीशन पे है उस पोजीशन पे इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो आएगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है।